नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1301 कानून सील और रैंक 4 भाग 1। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 100%। जब शून्य ऊर्जा की मेरी समझ 75% पर थी तो मैंने इसे 1.5% बढ़ाने के लिए एक पीक रैंक 3 एल्ड्रिच हॉरर को अवशोषित किया, जिससे ये 76.5% हो गया। लेकिन इस बार अपनी समझ को और 1.5% बढ़ाने और 100% तक पहुंचने के लिए मुझे पीक रैंक 3 हॉरर के 2 निकायों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इवान ने खुद से कहा, विचारशील दिखते हुए। ऐसा लगता है कि वास्तविक शून्य क्रिस्टल के विपरीत, जो आपकी समझ के स्तर को अनदेखा करते हैं और इसे एक निश्चित राशि से बढ़ाते हैं, अवशोषण के रून का उपयोग करके परिवर्तित ऊर्जा का समान प्रभाव नहीं होता है। आपकी समझ जितनी अधिक होगी, इसे बढ़ाने के लिए आपको उतनी ही अधिक ऊर्जा को परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। इवान ने अपने भीतर उभरती शून्य ऊर्जा को देखा और उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। हालांकि यह अप्रत्याशित था कि एल्ड्रिच ऊर्जा का उपयोग करके बनाए गए शून्य क्रिस्टल वास्तविक शून्य क्रिस्टल से थोड़े अलग थे और वे उसकी समझ को एक निश्चित मात्रा में नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन वह विशेष रूप से चिंतित नहीं था। वह जानता था कि भविष्य में जब वह अवशोषण के रून का उपयोग करके जीवन, मृत्यु और आत्मा ऊर्जा को समझने का प्रयास करेगा तो उसे पहले की तुलना में कहीं अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी के लिए उसने उन चिंताओं को एक तरफ रख दिया और हाथ में मौजूद मामले पर ध्यान केंद्रित किया। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मेरा कोर उन बाधाओं से मुक्त होना चाहता है जो इसे उच्च स्तर पर चढ़ने से रोक रही हैं। इवान ने अपने कोर के भीतर अस्थिर शून्य ऊर्जा को देखते हुए कहा। उसे अज़रागोथ वर्ल्ड में रैंक 3 तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा था, फिर भी अब वह पहले से ही रैंक 3 के शिखर पर था। आमतौर पर एक सफलता के बाद लोगों को एक और उन्नति का प्रयास करने से पहले अपने कोर को स्थिर करने के लिए एक लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। रैंक जितनी अधिक होगी, स्थिर होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। रैंक 3 पर पहुंचने के बाद किसी व्यक्ति को अपने कोर को स्थिर करने के लिए आमतौर पर महीनों या सालों की ज़रूरत होती है, इससे पहले कि वह मध्यस्तर रैंक 3 की ओर प्रगति करने के लिए विश्वसार को अवशोषित करना शुरू कर सके। अधिकांश के लिए शुरुआती स्तर रैंक 3 से मध्यस्तर रैंक 3 तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सालों लग गए। लेकिन इवान का प्राइमोडियल मोनाक कोर पूरी तरह से अलग था। भले ही वह हाल ही में रैंक 3 तक आगे बढ़ा था और कुछ घंटे पहले ही रैंक 3 के शिखर पर पहुंचा था, उसका कोर पूरी तरह से स्थिर रहा, पहले से ही अगली सफलता के लिए तैयार। ठीक है, चूंकि सब कुछ तैयार है, इसलिए देरी करने का कोई कारण नहीं है। इसके साथ ही इवान भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष से निकलकर घर के बगीचे में चला गया। जैसे ही वह बगीचे में दाखिल हुआ, उसने ऑक्टेवियस को सार पत्थरों के ढेर के ऊपर बैठे देखा, जो औषधि बनाने में व्यस्त था। वह जो औषधि बना रहा था वह विशेष रूप से सिल्वन को ड्रार्ड्स के लिए चाहिए थी और सभी सार पत्थर और आवश्यक सामग्री उसने ही उपलब्ध कराई थी। इवान ने ऑक्टेवियस को अनदेखा कर दिया, जो अपने काम में लीन था, और उसने अपनी नज़र ज़मीन पर बिखरी बोतलों पर घुमाई। वहाँ दर्जनों बोतलें थीं, कुछ में औषधियाँ भरी थीं, कुछ में गोलियाँ थीं। उसकी आंखें तेजी से हर बोतल को स्कैन कर रही थीं, उनकी जानकारी उसके सामने चमक रही थी। कुछ क्षण बाद उसकी नज़र एक छोटी बोतल पर पड़ी जिसमें संगमरमर के आकार की नीले रंग की गोली थी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के एक झटके से गोली की बोतल उसकी ओर उड़ गई। इसे हवा में ही पकड़ते हुए इवान मुड़ा और घर के अंदर वापस चला गया। प्रशिक्षण कक्ष में वापस आया और अपने हाथों में गोली को देखा। लॉ रेजोनेंस पिल मिड लेवल रैंक 4 कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग करके बनाई गई एक गोली जिसमें थोड़ी मात्रा में पावर ऑफ लॉस और रैंक 4 यूनिकॉर्न का दिल होता है। सेवन करने पर उपयोगकर्ता कुछ समय के लिए लॉस के संपर्क में आ सकता है, जिससे उन्हें पावर ऑफ लॉस को समझने में मदद मिलती है और उनकी लॉ सील के संघनन में सहायता मिलती है। यह अफसोस की बात है कि मेरा शीर्षक एल्डोरिया सिटी का मालिक अभी भी कूलडाउन पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कानून की शक्ति को महसूस करने के लिए इस गोली का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, इवान ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। एल्डोरिया सिटी के भीतर उसके पास सब कुछ नियंत्रित करने का अधिकार था, जिसमें कानून की शक्ति भी शामिल थी। जब उसने पहली बार खिताब हासिल किया था तो उसने मौसम में बदलाव करके इसकी शक्ति का परीक्षण किया था और सिर्फ एक विचार से वह एक धूप वाले दिन को भारी बारिश में बदल सकता था। यह एक आंतरिक दुनिया के पास होने जैसा था, एक ऐसी घटना जो केवल कोर इवॉल्वर के रूप में रैंक 6 तक पहुंचने पर ही संभव हो सकती है। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ पूर्ण नियंत्रण में है, जहां कोई व्यक्ति सिर्फ एक विचार से ही वास्तविकता को नियंत्रित कर सकता है। अगर इवान एल्डोरिया शहर में वापस आ सकता तो उसके लिए लॉ सील को संघनित करना आसान होता, जिसमें कोई जोखिम शामिल नहीं होता। हालांकि चूंकि उसने कुछ समय पहले ही खिताब की शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह अभी भी कूलडाउन पर था। नतीजतन उसके पास लॉ रेजोनेंस पिल पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, एक ऐसी विधि जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग रैंक 4 तक पहुंचने का प्रयास करते समय करते हैं।
हालांकि मुझे विश्वास है कि मैं अपने खिताब या इस गोली की सहायता के बिना भी लॉ सील बना सकता हूं, लेकिन हमेशा सतर्क रहना और सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए हर उपलब्ध लाभ का उपयोग करना बेहतर होता है। इस विचार के साथ इवान ने बोतल खोली और हल्के नीले रंग की गोली निकाली, जो धुंधली चमक के साथ चमक रही थी। गोली से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जिससे इवान को कुछ पल के लिए चक्कर आ रहा था। एक पल के लिए उसे एक अपरिचित शक्ति का एहसास हुआ, जो पहले उसकी समझ से परे थी। क्या ये कानून की शक्ति है? उसने आश्चर्य में भौहें उठाते हुए बड़बड़ाया। कुछ सेकंड के मौन चिंतन के बाद इवान ने एलिसिया और जोडा अपने रैंक 4 शैडो अनडेड को पहरा देने और किसी भी अप्रत्याशित रुकावट को रोकने के लिए बुलाया। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया, तो उसने बिना समय बर्बाद किए गोली को अपने मुंह में डाल लिया। जिस क्षण गोली ने उसकी जीभ को छुआ, वह फट गई, जिससे अपार ऊर्जा का प्रवाह हुआ। टूटे हुए टुकड़े एक धुंधले नीले तरल में पिघल गए, जो उसके पूरे शरीर में फैलते हुए हल्के से चमक रहे थे। लगभग तुरंत ही इवान को लगा कि कानून की शक्ति के साथ उसका लगाव चरम पर पहुंच गया है। उसी समय उसके भीतर शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा हिंसक रूप से कांपने लगी। जिस क्षण इवान ने कानून अनुनाद की गोली खाए, कानूनों के साथ उसका लगाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि उसे अभी रैंक 4 तक पहुंचना बाकी था, लेकिन वह अपने आसपास कानूनों की अजीब, सर्वव्यापी शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके भीतर शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा, जो पहले से ही 100% समझ तक पहुंच चुकी थी और कानून की मुहर में संघनित होने के लिए तैयार थी, हिंसक रूप से कांपने लगी। यह उसके भीतर की दीवारों के खिलाफ उछली, बाहर की ओर दबाव डालते हुए मानो बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो। स्विश! एक ही विचार के साथ इवान के सिर के ऊपर एक दुनिया की गहरी बैंगनी, भ्रामक छवि दिखाई दी। यह उसकी भ्रामक दुनिया थी, सोलोरियन सूर्यफल की ब्रह्मांडीय सौर लपटों में डूबी हुई। जिस क्षण इवान ने अपनी मायावी दुनिया को छोड़ा, उसके भीतर की शून्य ऊर्जा और भी बेचैन हो गई। हालांकि उसने अभी तक शून्य ऊर्जा को अपने भीतर से फूटने नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने आसपास कानून की विभिन्न शक्तियों को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो कानून अनुनाद गोली के प्रभाव के कारण दृश्यमान हो गई थी। वह कई कानूनों को समझ सकता था, प्रत्येक अद्वितीय शक्ति को विकीर्ण करता था। अग्नि का नियम विनाशकारी तीव्रता के साथ चमकता था, जो किसी भी चीज को राख में बदलने में सक्षम था। हवा का नियम उसकी इंद्रियों में घुस गया, इसकी तीक्ष्णता और तेजी तलवार की धार और अन्य विभिन्न प्रकार के नियमों के समान थी। इवान ने इन नियमों को अनदेखा किया और शून्य के नियम को खोजने की कोशिश की। फिर भी इससे पहले कि वह इसे ढूंढ पाता, 3 बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली कानून अचानक अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। उन्होंने उसे घेर लिया और सभी अन्य कानून ऊर्जाओं को दूर धकेल दिया जो उसके पास आने का प्रयास कर रही थीं। बिना किसी प्रत्यक्ष पुष्टि के भी इवान ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे जीवन, मृत्यु और आत्मा के नियम थे। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान छा गई। भले ही शून्यता की संकल्पनात्मक ऊर्जा के बारे में मेरी समझ पहले से ही 100% है, जबकि इन 3 ऊर्जाओं की मेरी समझ अभी भी अपने निम्नतम स्तर पर है, मैं शून्यता के नियम को महसूस करने से पहले ही उन्हें महसूस कर सकता हूँ। इवान ने अंदर ही अंदर आह भरी। इन 3 नियमों के प्रति उसकी आत्मीयता इतनी प्रबल थी कि उनकी उपस्थिति के कारण उसके लिए किसी अन्य नियम को महसूस करना लगभग असंभव हो गया था। ये 3 नियम 3 ईर्ष्यालु पत्नियों की तरह काम करते थे, जो किसी अन्य महिला को अपने पति के पास आने से मना कर देती थीं। लेकिन इवान जानता था कि लॉ रेजोनेंस पिल की समय सीमा समाप्त हो रही थी और वह और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली, तीनों नियमों को अनदेखा किया और शून्य के नियम को खोजने पर जोर दिया। हालांकि यह मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उसने उसे पा लिया। कुछ दूरी पर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। फिर भी पहले की तरह ये जीवन, मृत्यु और आत्मा के नियमों के कारण उसके पास नहीं आ सका, जो उसे दूर रखते रहे। बिना किसी हिचकिचाहट के इवान ने अपनी शक्ति बढ़ाई और शून्य के नियम को बलपूर्वक अपनी ओर खींचा। जिस क्षण इवान ने शून्य के नियम को करीब खींचा, उसके अंदर शून्य की वैचारिक ऊर्जा अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच गई। वह अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था और धमाका! शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा उसके आदिम सम्राट कोर से हिंसक रूप से फूट पड़ी, उसके शरीर को छोड़कर एक घने, गहरे बैंगनी धुंध के रूप में उभरी। शून्य का नियम, जिसे इवान ने अभी अभी अपने करीब खींचा था, तुरंत उसकी शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हुआ। एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर दोनों शक्तियां निर्बाध रूप से विलीन हो गईं। जिस क्षण यह विलय हुआ, इवान को शून्य कानून पर नियंत्रण की एक नई भावना महसूस हुई। हालांकि उसने जल्दी ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे को नोटिस किया। जैसे ही शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा शून्य के नियम की शक्ति के साथ विलीन हुई, शून्य कानून की शक्ति तेजी से कम होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत अधिक पानी डालकर शुद्ध दूध को पतला कर दिया हो। इवान इस घटना से आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि अनास्तासिया ने उसे कानून की मुहर को संघनित करने के बारे में सिखाते समय पहले ही इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया था।
उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को निर्देशित किया और शून्य कानून की कमजोर शक्ति को, जो अब शून्य की अपनी वैचारिक ऊर्जा के साथ मिश्रित हो गई थी, अपने ब्रह्मपूर्ण संसार की ओर निर्देशित किया, जो अभी भी उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। जैसे ही शून्य कानून की शक्ति उसके ब्रह्मपूर्ण संसार के संपर्क में आई, एक हिंसक प्रतिक्रिया हुई। उसका ब्रह्मपूर्ण संसार अनियंत्रित रूप से कांप उठा, मानो विनाशकारी भूकंप से हिल गया हो। इसकी सतह पर गहरी दरारें फैल गईं, मानो ये किसी भी क्षण टूट जाएगी। हालांकि इवान शांत रहा। अपनी अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने अराजकता को स्थिर किया। अधिकांश कोर इवॉल्वर्स के लिए अपने ब्रह्मपूर्ण संसार को नुकसान पहुंचाए बिना उसमें कानूनों की शक्ति को शामिल करना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति आमतौर पर उनके कोर के रैंक के बराबर या उससे कमजोर होती थी। लेकिन इवान का मामला पूरी तरह से अलग था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति न केवल उसके कोर के रैंक से कहीं अधिक थी, बल्कि बेहद शुद्ध भी थी। इससे उसे अपनी मायावी दुनिया को स्थिर करने में आसानी हुई, यहाँ तक कि शून्य कानून की शक्ति के हिंसक प्रभाव के तहत भी। जैसे जैसे वह शून्य कानून की ऊर्जा को अपनी मायावी दुनिया में निर्देशित करता रहा, कानून अनुनाद गोली का प्रभाव अंततः समाप्त हो गया। वह अब अपने आसपास के विभिन्न कानूनों को पहले की तरह महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि चूंकि उसकी शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा पहले से ही शून्य के कानून के साथ विलीन हो चुकी थी, इसलिए वह अभी भी इसकी शक्ति को महसूस कर सकता था और इसे अपनी मायावी दुनिया में निर्देशित करना जारी रख सकता था। इवान को शून्य कानून की शक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी मायावी दुनिया में पूरी तरह से एकीकृत करने में लगभग 2 घंटे लगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी उसे अपनी मायावी दुनिया को अस्थिर और नष्ट करने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से नियंत्रण बनाए रखना पड़ा। अब मुझे शून्य कानून की कमजोर शक्ति का उपयोग करके एक कानून मोहर को संघनित करने की जरूरत है, जिसे मैंने अभी अपनी ब्रह्मपूर्ण दुनिया में खींचा है। इवान ने गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों में बुदबुदाया। उसका मन शांत और केंद्रित हो गया और उसे अनास्तासिया द्वारा कानून मोहर को संघनित करने के बारे में सिखाई गई हर बात याद आ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। कानून मोहर बनाने के कई तरीके हैं, हालांकि मैं जिस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहता हूं वह बेहद कठिन है। अगर मैं सफल हो गया तो मुझे मिलने वाले लाभ सामान्य से कहीं ज्यादा होंगे। लॉ सील को संघनित करने के कई तरीके हैं। सबसे आम तरीकों में से एक में लॉ सील को सीधे इल्यूजनरी वर्ल्ड में संघनित करना शामिल है। ऐसा करने के लिए एक कोर इवॉल्वर को अपनी संकल्पनात्मक ऊर्जा को कानून की शक्ति के साथ मिलाकर अपनी इल्यूजनरी वर्ल्ड में खींचना चाहिए और फिर अपनी कल्पना के अनुसार लॉ सील बनाना चाहिए। एक बार लॉ सील बन जाने के बाद इसे इल्यूजनरी वर्ल्ड से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कोर इवॉल्वर लॉ सील को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके कानूनों की शक्ति को जुटा सके। ये वह मानक तरीका है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर कोर इवॉल्वर अपनी लॉ सील को संघनित करते समय करते हैं। दूसरी विधि में दोषपूर्ण लॉ सील बनाने के लिए कानून की शक्ति के साथ अपनी संकल्पनात्मक ऊर्जा का केवल आधा हिस्सा इस्तेमाल करना शामिल है। इस विधि का इस्तेमाल आमतौर पर कोर इवॉल्वर करते हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्ति कानून की शक्ति के दबाव में अपनी इल्यूजनरी वर्ल्ड को स्थिर रखने के लिए अपर्याप्त होती है। हालांकि इस वैकल्पिक दृष्टिकोण की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह से संघनित लॉ सील सभी वैचारिक ऊर्जा का उपयोग करके बनाए गए लॉ सील से काफ़ी कमज़ोर होगी। इसके अलावा एक बार जब कोर इवॉल्वर कमज़ोर लॉ सील को संघनित कर देता है तो उसके उच्च स्तरों पर आगे बढ़ने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। तीसरी विधि कुछ हद तक पहली विधि के समान है, लेकिन ये प्रक्रिया को एक कदम आगे ले जाती है। लॉ सील को पूरी तरह से संघनित करने और इसे अपनी ब्रह्मपूर्ण दुनिया से जोड़ने के बाद कोर इवॉल्वर लॉ सील को अपने किसी कौशल या प्राधिकरण से जोड़ने का प्रयास करेगा। लॉ सील को किसी कौशल या प्राधिकरण से जोड़कर कोर इवॉल्वर उक्त कौशल या प्राधिकरण की शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। हालांकि यह विधि अत्यंत कठिन और अत्यधिक खतरनाक है। एक कोर इवॉल्वर अपने लॉ सील को पूरी तरह से संघनित करने और इसे पहली विधि का उपयोग करके अपने ब्रह्मपूर्ण दुनिया से सफलतापूर्वक जोड़ने के बाद ही इस चरण का प्रयास कर सकता है। यदि लॉ सील को किसी कौशल या प्राधिकरण से जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कुछ भी गलत हो जाता है तो लॉ सील तुरंत ढह जाएगी, जिससे इल्यूजनरी वर्ल्ड को गंभीर क्षति होगी या यहाँ तक कि इसका पूरा विनाश भी हो सकता है। इससे भी बदतर एक संभावना यह है कि कोर इवॉल्वर हमेशा के लिए उस कौशल या प्राधिकरण को खो देगा जिसे उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया था। इन कारणों से 99.98% कोर इवॉल्वर पहले या दूसरे तरीके का उपयोग करके अपने लॉ सील को संघनित करना चुनते हैं। केवल बहुत कम संख्या में लोग तीसरे तरीके का प्रयास करने का साहस करते हैं। इसकी कठिनाई और जोखिमों के अलावा अधिकांश कोर इवॉल्वर इस विधि से बचने का असली कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। लॉ सील को संघनित करना और इसे इल्यूजनरी वर्ल्ड से जोड़ना पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति की एक जबरदस्त मात्रा की आवश्यकता है। इस चरण को पूरा करने के बाद अधिकांश कोर इवॉल्वर के पास लॉ सील को कौशल या प्राधिकरण से जोड़ने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं बचती है।
इस प्रक्रिया को और भी चुनौतीपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि लॉ सील को संघनित करने की प्रक्रिया के दौरान कोर रिवॉल्वर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए औषधि या गोलियों का उपयोग नहीं कर सकता है। यदि वे बाहरी साधनों का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को फिर से भरने का प्रयास करते हैं तो लॉ सील तुरंत ढह जाएगी और उन्हें शुरुआत से ही शुरू करना होगा। अपनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति के साथ इवान स्वाभाविक रूप से तीसरी विधि का उपयोग करना चाहता था। सभी कारकों पर विचार करने के बाद उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह किस कौशल को अपने लॉ सील से जोड़ेगा। आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने किसी भी प्राधिकरण को नहीं चुना। अनास्तासिया के अनुसार लॉ सील से किसी कौशल या प्राधिकरण को मिलने वाली शक्ति वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह की लॉ सील को संघनित किया जा रहा है। चूंकि इवान शून्य की लॉ सील को संघनित कर रहा था, इसलिए उसे लगा कि उसके मौजूदा प्राधिकरणों में से कोई भी उपयुक्त नहीं था। न तो डेथ गार्जियन और न ही प्रिमोडियल शैडो दायरे के गार्जियन को शून्य कानून के संवर्धन से लाभ होगा। हालांकि शून्य कानून द्वारा मजबूत होने के बाद छाया के मास्टर में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं, इवान के मन में कुछ और था, शून्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं अधिक उपयुक्त कुछ। सम्राट की निगाह, इवान ने धीरे से कहा। उसकी अभिव्यक्ति गहरी थी क्योंकि वह कौशल को घूर रहा था। सम्राट की नज़र एक बड़े पैमाने का कौशल था और वर्तमान में इसके केवल 2 प्रभाव अनलॉक किए गए थे। पहले प्रभाव ने उसे एक विशाल क्षेत्र में अंतहीन हत्या के इरादे को जारी करने की अनुमति दी, जिससे इसकी सीमा के भीतर पकड़े गए सभी दुश्मन स्थिर हो गए। प्राचीन के मकबरे में जब अजरोथ ने इस कौशल का उपयोग किया तो उसकी हत्या का इरादा पूरे मकबरे में फैल गया, जो कि सैकड़ों मिलियन मील तक फैला हुआ क्षेत्र था। सम्राट की नज़र का दूसरा प्रभाव एक बफ जैसी वृद्धि थी जिसने उसकी छाया मरे को बहुत मजबूत किया। इन दोनों प्रभावों का शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव विशेष रूप से विनाशकारी था। यदि किसी प्रतिद्वंद्वी की आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी तो वे उसकी हत्या के इरादे के भारी दबाव में पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाते थे, यहाँ तक कि एक उंगली भी नहीं उठा पाते थे। जब उसने रैंक 2 पर पहुंचने के दौरान अपना डोमेन बनाया था तब इवान ने शून्य इंद्रियां कौशल का उपयोग आधार के रूप में किया था, जिसने उसके डोमेन को सीधे उसके दुश्मनों की आत्मा को लक्षित करने की अनुमति दी थी। इस वजह से उसके ब्रह्मपूर्ण विश्व को भी यह अनूठी विशेषता विरासत में मिली, जिससे उसे आत्मा को नुकसान पहुंचाने की क्षमता मिली। अगर वह शून्य कानून सील को सम्राट की नज़र से जोड़ता, एक ऐसा कौशल जिसमें पहले से ही आत्मा को लक्षित करने वाले प्रभाव थे, तो उसे प्राप्त होने वाली वृद्धि अधिकतम हो जाएगी। एक बार जब वह अपने निर्णय के बारे में निश्चित हो गया तो इवान ने तुरंत कार्रवाई की। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने शून्य कानून की ऊर्जा को सावधानीपूर्वक निर्देशित किया, अब उसकी शून्य की वैचारिक ऊर्जा के साथ मिश्रित, जिसे उसने अभी अभी अपनी ब्रह्मपूर्ण दुनिया में खींचा था। फिर उसने इसे एक कानून सील में संघनित करने की प्रक्रिया शुरू की। कानून सील बनाने का पहला चरण विशेष रूप से कठिन नहीं था। इवान को बस शून्य कानून की ऊर्जा को अपने कानून सील के आधार रूप में आकार देने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उसके पास चुनने के लिए कई संभावित आकार थे, तलवार, भाला, घंटी या कोई अन्य रूप। लॉ सील का आकार भी इसकी विशेषताओं को प्रभावित करेगा, जो इसके रूप के आधार पर इसे कुछ खास गुण प्रदान करेगा। इवान ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि उसे कौन सा आकार चाहिए, इसलिए उसने संकोच नहीं किया। जैसे जैसे उसने शून्य कानून की ऊर्जा में हेरफेर किया, ये धीरे धीरे आकार लेने लगा। धीरे धीरे यह एक छोटी भयानक आंख में बदल गया, एक ऐसी आंख जो उस अशुभ आंख के समान दिखती थी जो आकाश में दिखाई देती थी जब भी वह अपने सम्राट कौशल का उपयोग करता था। जैसे ही इवान ने शून्य कानून की ऊर्जा को नियंत्रित किया और अपने लॉ सील को संघनित किया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक खतरनाक दर से समाप्त हो गई। वह जो भयानक दिखने वाली आंख बना रहा था वह बहुत छोटी थी, केवल एक बच्चे की हथेली के आकार की, और उसकी मायावी दुनिया के विशाल आकाश में यह महत्वहीन दिखाई देती थी। हालांकि जैसे जैसे कानून की मुहर धीरे धीरे आकार लेती गई और इवान की शून्यता की संकल्पनात्मक ऊर्जा की समझ उसमें समाहित होती गई, छोटी आंख ने कानून के शक्तिशाली उतार चढ़ाव उत्सर्जित करना शुरू कर दिया जो उसके पूरे ब्रह्मपूर्ण संसार में फैल गए। ब्रह्मपूर्ण संसार की जमीन हिंसक रूप से हिल गई, फिर अंततः ढहने से पहले डूब गई। ब्रह्मपूर्ण आकाश फट गया, उसमें दरारें फैल गईं जैसे कि यह पूरी तरह से टूटने के कगार पर एक टूटा हुआ दर्पण हो। अपनी दुनिया की अस्थिर स्थिति के बावजूद इवान ने कानून की मुहर को संघनित करने की प्रक्रिया को नहीं रोका। इसके बजाय उसने ढहती दुनिया को स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मोड़ दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह विघटित न हो। ब्रह्मपूर्ण संसार में दरारें लगातार चौड़ी होती गईं, जिससे यह एक नाजुक दर्पण की तरह दिखने लगा जिसमें दरारें थीं। इस बीच भयानक दिखने वाली आंख आसमान में ऊपर तैर रही थी, कानून की तीव्र शक्ति को विकीर्ण कर रही थी। इससे निकलने वाले उतार चढ़ाव हर गुजरते पल के साथ मजबूत होते गए। अचानक प्रशिक्षण कक्ष जहां इवान बैठा था हिंसक रूप से कांप उठा।
उसके सिर के ऊपर लटकी उसकी मायावी दुनिया की छवि तेजी से फैलने लगी और पूरे कमरे को कवर करने लगी। इसने और आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रशिक्षण कक्ष की दीवारें गठन के घने रूनों से चमक उठीं, जिससे यह अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ पाया। उसी समय मायावी दुनिया से एक विशाल चूषण बल उभरा, जो अपने आसपास से विश्वसार को भूख से खा रहा था। चूषण बल लगातार बढ़ता रहा, प्रशिक्षण कक्ष के बाहर से भी विश्वसार को खींचता रहा। जल्द ही ये हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया। जैसे जैसे मायावी दुनिया ने विश्वसार को अवशोषित किया, इसकी संरचना में दरारें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। लेकिन इवान ने जल्दी ही कुछ और भी देखा। विश्वसार के साथ साथ उसकी मायावी दुनिया भी बाहर से कानूनों की शक्ति को आकर्षित कर रही थी। जिस क्षण ये बाहरी कानून उसकी दुनिया में आए, वे दरारों द्वारा निगल लिए गए और दुनिया की नींव में समाहित हो गए, इसकी संरचना को मजबूत किया और इसे और अधिक ठोस बना दिया। अवशोषित की गई अधिकांश कानून शक्ति शून्य कानून की थी, हालांकि अन्य कानूनों के भी निशान थे, हालांकि बहुत कम मात्रा में। धीरे धीरे उसकी मायावी दुनिया ठोस होने लगी, अपनी भ्रामक प्रकृति को त्याग कर एक सच्ची दुनिया में तब्दील हो गई। जैसे जैसे विभिन्न कानून शक्तियां दुनिया के ताने बाने में विलीन होती गईं, दरारें धीरे धीरे ठीक होती गईं। विभिन्न क्षेत्रों में पहाड़ उगाए, जंगल पनपने लगे, नदियां दिखाई देने लगीं और जीवन आकार लेने लगा। आकाश में भयानक दिखने वाली आंख और भी शक्तिशाली हो गई, मानो वह दुनिया के विकास को देख रही हो। परिवर्तन की प्रक्रिया लगभग 2 दिनों तक चली। जब तक इवान ने शून्य की शक्ति का उपयोग करके लॉ सील को संघनित करना समाप्त किया, जिसे उसने शुरू में अपनी भ्रमपूर्ण दुनिया में खींचा था, तब तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति का केवल 1/3 ही बचा था। इस समय उसकी भ्रमपूर्ण दुनिया पूरी तरह से एक वास्तविक दुनिया में विकसित हो चुकी थी और आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली लॉ सील पूरी तरह से बन चुकी थी। अब जो कुछ बचा था वह लॉ सील को अपनी दुनिया से जोड़ना था। एक बार जब वह ये कदम पूरा कर लेता तो वह शून्य कानून की शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता, आधिकारिक तौर पर रैंक 4 कोर रिवॉल्वर बन जाता। हालांकि 2 दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद इवान आध्यात्मिक रूप से थका हुआ महसूस करता था। फिर भी वह जानता था कि वह अब नहीं रुक सकता। अगर वह इस प्रक्रिया को रोक देता तो लॉ सील ढह जाती और इसके विनाश से उसकी दुनिया को अपरिवर्तनीय क्षति होती। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई और छोटी लॉ सील को घेर लिया। आकार में छोटा होने के बावजूद लॉ सील में निहित शक्ति अपार थी। जिस क्षण इवान की आध्यात्मिक शक्ति उसके पास पहुंची, हिंसक शून्य कानून ऊर्जा ने तुरंत उसकी आध्यात्मिक शक्ति के एक हिस्से को नष्ट कर दिया और उसे नष्ट हो रही आध्यात्मिक शक्ति को लगातार भरना पड़ा, अन्यथा वह कानून सील पर नियंत्रण खो देगा। धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने कानून सील को अपनी दुनिया की जमीन की ओर नीचे की ओर खींचा। इस प्रक्रिया ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को खतरनाक दर से खत्म कर दिया, लेकिन वह शांत और स्थिर रहा। जब कानून सील जमीन से कुछ 1000 मीटर ऊपर पहुंची तो वह रुक गया। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम के लिए इवान ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, अपनी लगभग पूरी दुनिया की शक्ति का उपयोग करने से पहले एक गहरी सांस ली। गड़गड़ाहट, उसकी पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी और अगले ही पल स्विश स्विश स्विश, उसकी दुनिया के भीतर सभी दिशाओं से अनगिनत घने धागे फूट पड़े, कानून सील की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि लॉ सील की प्रतिक्रिया पहले से भी ज्यादा हिंसक थी। धागे उस तक पहुंचने से पहले सील से निकलने वाली कानून की क्रूर शक्ति से ज्यादातर धागे नष्ट हो गए। इवान ने हार नहीं मानी, उसने और ज्यादा धागे भेजना जारी रखा और हालांकि ज्यादातर नष्ट हो गए, लेकिन कुछ धागे लॉ सील तक पहुंचने और उससे जुड़ने में कामयाब रहे। जिस क्षण धागे लॉ सील से जुड़े, इवान ने उनमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति भर दी, उन्हें लॉ सील के भीतर संग्रहित शक्ति को निकालने और उसे अपनी दुनिया में मिलाने के लिए नलिका के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही धागों ने लॉ सील की ऊर्जा को अवशोषित किया और ज्यादा धागे उससे जुड़ने में कामयाब हो गए। 1 घंटे के भीतर लॉ सील की सारी शक्ति समाप्त हो गई और धागों द्वारा उसकी दुनिया में वितरित कर दी गई। एक बार जब लॉ सील पूरी तरह से समाप्त हो गई तो इवान ने धागों का मार्गदर्शन करना बंद कर दिया। उनमें से ज्यादातर पीछे हट गए और पीछे केवल 6 प्राथमिक धागे रह गए। इन 6 धागों में से प्रत्येक की उत्पत्ति अलग अलग दिशा से हुई। एक पूर्व से, एक पश्चिम से, एक उत्तर से, एक दक्षिण से, एक आकाश से, एक जमीन से। 6 धागे धीरे धीरे लॉ सील में विलीन हो गए, कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से इसके साथ एकीकृत हो गए। लगभग हो गया, इवान ने खुद से फुसफुसाया, लॉ सील को अपनी दुनिया से पूरी तरह से जोड़ने के लिए अंतिम कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अचानक उसने कुछ महसूस किया और उसका भाव बदल गया। अपने शरीर पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाते हुए उसने जल्दी से गड़बड़ी का पता लगा लिया। यह मूल सार की थोड़ी मात्रा थी जो उसे अजरागोत दुनिया में अपने कार्यों को पूरा करने के बाद पृथ्वी की इच्छा से प्राप्त हुई थी। इवान तब दंग रह गया जब उसने मूल सार को देखा, जो उसके शरीर में तब से चुप था जब से उसने इसे प्राप्त किया था, अचानक प्रतिक्रिया कर रहा था।
बिना किसी चेतावनी के एक चमकदार नीली रोशनी फूट पड़ी और मूलसार उसके शरीर से बाहर निकल गया, उसके सिर के ऊपर लटकी हुई भ्रमपूर्ण दुनिया में भाग गया। अंदर जाने के बाद मूलसार तेजी से उस भयानक दिखने वाली आंख की ओर बढ़ा, शून्य कानून सील जो आकाश के बीच में लटकी हुई थी और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसी समय 6 तार 6 अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे, जो अभी अभी कानून सील के साथ विलीन हुए थे, एक बार फिर दिखाई देने लगे। जैसे ही वे फिर से प्रकट हुए, मूलसार अचानक उनमें बह गया। इन तारों के माध्यम से मूलसार पहले कानून सील के साथ विलीन हुआ, और जैसे ही यह हुआ, सील का चमकीला बैंगनी रंग गहरा होने लगा, धीरे धीरे काला होने लगा। जिस क्षण इसका रंग बदला, सील से निकलने वाली शक्ति पूरी तरह से नए स्तर पर बढ़ गई, जिससे इवान की पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांपने लगी। एक बार फिर पूरी दुनिया में दरारें दिखाई देने लगीं। आसमान नाजुक कांच की तरह टूट गया, जबकि जमीन धंस गई, जिससे गहरी खाइयां और विशाल घाटियां बन गईं। 6 तार, जो मूल रूप से सफ़ेद थे, धीरे धीरे रंग बदलते हुए गहरे गहरे बैंगनी रंग में बदल गए, बदले हुए लौ सील के समान। जैसे जैसे रूपांतरित लौ सील की अपार शक्ति 6 तारों से प्रवाहित हुई, ये दुनिया में बनी दरारों और दरारों में फैल गई। इवान महसूस कर सकता था कि उसकी दुनिया और अधिक पूर्ण होती जा रही है, फिर भी उसी समय उसने महसूस किया कि उसकी लौ सील की प्रकृति किसी तरह से बदल गई थी। हालांकि चूंकि उसने अभी तक लौ सील को अपनी दुनिया से पूरी तरह से नहीं जोड़ा था, इसलिए वह ये समझने में असमर्थ था कि वास्तव में क्या बदल गया था। जैसे जैसे शक्ति तारों से प्रवाहित होती रही और दुनिया के साथ विलीन होती गई, दरारें धीरे धीरे बंद होती गईं, जिससे दुनिया रूपांतरित लौ सील की ऊर्जा को पूरी तरह से आत्मसात कर सकी। ये प्रक्रिया लगभग 5 घंटे तक चली, और जब तक ये पूरी हुई तब तक उसकी दुनिया का आकार बहुत बढ़ गया था, लगभग दोगुना हो गया। हालांकि ओरिजिन एसेंस के पूरी तरह से उसकी दुनिया में समा जाने के बाद भी लौ सील अपने पिछले रंग में वापस नहीं आई। इसके बजाय ये गहरे गहरे बैंगनी रंग की बनी रही। इवान को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ओरिजिन एसेंस ने उसके लौ सील में किस तरह का बदलाव लाया है, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। जिस क्षण ओरिजिन एसेंस समाप्त हो गया, लौ सील हिंसक रूप से कांपने लगी, मानो वह किसी भी क्षण रहने वाली हो। इससे जुड़ी 6 तारें भी बेकाबू होकर हिलने लगीं, मानो लौ सील उनसे मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। चलो पहले लौ सील को दुनिया से पूरी तरह से जोड़ते हैं, फिर कुछ और सोचते हैं। ऑपरेशन के अगले चरण पर आगे बढ़ने से पहले इवान ने खुद से कहा। 6 तार, जो ओरिजिन एसेंस के प्रभाव के कारण दिखाई देने लगे थे, लौ सील के साथ और अधिक विलीन होते ही फिर से फीके पड़ने लगे। जैसे ही तार सील के साथ जुड़ गए, सील के भीतर निहित शक्ति 6 कनेक्शनों के माध्यम से बाहर की ओर प्रवाहित हुई, सभी दिशाओं में फैल गई। उसी समय कानून की सील खुद धुंधली होने लगी, मानो वह तारों के साथ गायब हो रही हो। हालांकि जैसे ही सील घुलने लगी, उसके भीतर कानून की शक्ति ने हिंसक प्रतिक्रिया की, जिससे 6 तारों पर कई दरारें दिखाई देने लगीं। इवान को तारों की मरम्मत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति और अपनी दुनिया की शक्ति का लगातार उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि वे पूरी तरह से टूटने से बच सकें। फिर भी उनके प्रयासों के बावजूद कानून की सील के तीव्र हमले ने दरारों को धीरे धीरे चौड़ा कर दिया। लानत है, इवान ने बड़बड़ाया, उसका मुंह निराशा में फड़क रहा था। मेरी उच्च आध्यात्मिक शक्ति के साथ ये प्रक्रिया इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मूलसार द्वारा लाए गए परिवर्तन ने मेरी कानून की सील की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है, जिससे मेरी दुनिया से जुड़ना बहुत कठिन हो गया है। यह महसूस करते हुए कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इवान ने तारों की मरम्मत में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और भी अधिक डाला। उसके निरंतर प्रयास के तहत तारों ने आखिरकार स्थिरता के संकेत दिखाए। उन पर बनी दरारें धीरे धीरे बंद हो गईं, और लौ सील ने दुनिया के साथ अपनी विलय प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया। हालांकि इवान इस प्रक्रिया से खुश नहीं था। हालांकि उसने अंतिम विलय प्रक्रिया को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खपत बहुत अधिक थी। कमी की वर्तमान दर पर वह निश्चित था कि जब तक लौ सील पूरी तरह से उसकी दुनिया से जुड़ जाएगी, तब तक उसके पास अपने गेज ऑफ मोनार्क कौशल से इसे जोड़ने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं बचेगी। अगर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित करने की कोशिश की, तो वह लौ सील को अपनी दुनिया के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने में विफल हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप इसका तत्काल विनाश होगा। और अगर लौ सील ढह गई, तो यह उसकी दुनिया को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाएगी। अगर ऐसा हुआ, तो उसे फिर से एक और लौ सील बनाने का प्रयास करने से पहले ठीक होने में बहुत समय लगेगा। इन चिंताओं के अलावा मूलसार भी एक मुद्दा था। उसने पहले ही पृथ्वी की इच्छा से प्राप्त सभी मूलसार का उपयोग कर लिया था। यदि उसकी लौ सील नष्ट हो गई और उसे इसे फिर से बनाना पड़ा, तो उसके पास इसे फिर से बढ़ाने के लिए मूलसार नहीं होगा। लानत है, इवान ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया। अब मुझे नहीं पता कि मूलसार द्वारा लाया गया परिवर्तन एक आशीर्वाद है या अभिशाप, लेकिन अपनी निराशाओं के बावजूद उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपनी लॉ सील और अपनी दुनिया के बीच संबंध को अंतिम रूप देने के लिए। लॉ सील को पूरी तरह से एकीकृत करने में उसे कुछ और घंटे लगे, और जब तक वह समाप्त हुआ तब तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति का 5% से भी कम बचा था, और यह उसकी लॉ सील को उसके गेज ऑफ मोनार्क कौशल से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। इवान ने निराशा की लहर को महसूस किया। वह इस दुर्लभ अवसर को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि एक कोर इवॉल्वर अपने लॉ सील को अपने कौशल से केवल इसके निर्माण के समय ही जोड़ सकता था। अगर वह यह मौका चूक गया तो वह भविष्य में अपने लॉ सील को अपने कौशल से कभी नहीं जोड़ पाएगा। जैसे ही उसने अपने विकल्पों पर विचार किया, वह लॉ सील जिसे उसने अभी अभी अपनी दुनिया में मिलाया था अचानक कांपने लगी। जब इवान ने ये देखा तो उसने आह भरी, क्योंकि उसे पता था कि उसे एक विकल्प चुनना होगा। या तो वह अपने लॉ सील को अपने कौशल से जोड़ने के लिए अगले कदम के साथ आगे बढ़े, या अपनी सफलता को यहीं समाप्त करे। अगर वह बहुत देर तक हिचकिचाता रहा तो नई एकीकृत लॉ सील एक बार फिर अस्थिर हो जाएगी। ऐसा लगता है कि मेरे पास अपनी सफलता को यहीं समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इवान ने आह भरते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह प्रक्रिया समाप्त करने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसकी आंखें चमक उठीं। मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ? इवान ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, तुरंत अपने आप को अपने गेज ऑफ मोनार्क कौशल को अपने लॉ सील से जोड़े बिना अपनी सफलता को पूरा करने से रोक लिया। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मेरे पास सब कुछ खत्म करने के लिए केवल 5 सेकंड हैं, उसने अपने अधिकार देत गार्जियन को सक्रिय करने से पहले धीमी आवाज में कहा। जिस क्षण उसका अधिकार सक्रिय हुआ, उसके स्टेट पॉइंट 5 गुना बढ़ गए। उसकी बुद्धिमत्ता के स्टेट में अचानक उछाल के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई, जो एक अद्वितीय स्तर पर पहुंच गई। उसका दिमाग अविश्वसनीय रूप से सक्रिय हो गया और उसकी धारणा के भीतर सब कुछ चरम सीमा तक धीमा हो गया। उसकी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति गहरे गहरे बैंगनी शून्य कानून सील पर फैल गई, तुरंत इसे स्थिर कर दिया। वास्तव में उसकी आध्यात्मिक शक्ति के जबरदस्त प्रभाव के तहत लॉ सील पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थिर हो गई, जैसे कि इसे अस्तित्व में सबसे मजबूत चिपकने वाले पदार्थ से चिपका दिया गया हो। लॉ सील से उसकी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके बनाया गया एक पतला धागा और शून्य कानून के निशान के साथ संचार करना शुरू हुआ, बाहर की ओर फैला हुआ। धागा भ्रमपूर्ण दुनिया के द्वार से निकलकर बाहर आया और इवान के शरीर में प्रवेश कर गया। आमतौर पर इस धागे को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। अगर रैंक 4 में पूरी तरह से प्रवेश करने से पहले कानून की शक्ति को शरीर में निर्देशित करते समय थोड़ी सी भी गलती हुई तो परिणाम भयावह होगा, शरीर तुरंत खून की धुंध में फट जाएगा। लेकिन अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति के कारण यह इवान के लिए कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही धागा उसके शरीर में प्रवेश किया, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ सावधानीपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह उसकी आत्मा तक सुरक्षित रूप से पहुंचे। जिस क्षण धागा उसकी आत्मा तक पहुंचा और उससे संपर्क किया, उसकी आंखों के सामने अनगिनत विकल्प दिखाई दिए, जिसमें उसके सभी कौशल और अधिकार सूचीबद्ध थे। चूंकि उसके पास केवल 5 सेकंड थे, इसलिए इवान ने सूची को स्कैन करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने तुरंत अपने गेज ऑफ मोनार्क कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने कौशल का चयन किया, जिस धागे ने उसकी आत्मा को छुआ था, उसने तुरंत उसकी आत्मा में छेद करने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, एक अजीब शक्ति ने अचानक उसकी आत्मा को घेर लिया, जिससे धागे का प्रवेश अवरुद्ध हो गया। लानत है, मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गया, इवान ने जल्दी से मामले को समझते हुए शाप दिया। अपने डेथ गार्डियन अथॉरिटी की वजह से वह 5 सेकंड की अवधि के लिए सभी नुकसानों से प्रतिरक्षित था। हालांकि ये बहुत ही अभेद्यता अब धागे को उसकी आत्मा में ठीक से घुसने से रोक रही थी। अगर उसने इस प्रभाव को अक्षम नहीं किया तो धागा जुड़ने में असमर्थ होगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण इवान ने अपने अधिकार पर नियंत्रण किया, जिससे सुरक्षात्मक बल में एक छोटा सा अंतर पैदा हो गया। जैसे ही धागे को एक छेद मिला, वह उसकी आत्मा में घुस गया। एक तेज चुभने वाला दर्द तुरंत उसके दिमाग पर हमला कर गया, जैसे कि एक सुई सीधे उसके सार में घुस गई हो। इवान ने अपने दांत पीस लिए और एक गहरी सांस ली, खुद को उस धागे को नियंत्रित करते हुए ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया जो अब उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुका था। 2 सेकंड बचे हैं, उसने शेष समय की जांच करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। धागे में और भी अधिक आध्यात्मिक शक्ति डालते हुए उसने उसे और गहरा धकेला, उसे अपनी आत्मा के भीतर गहरे स्थित एक छोटे से रून की ओर ले गया। रून एक भयानक आंख की तरह आकार का था, जो पूर्ण उदासीनता की आभा उत्सर्जित कर रहा था, मानो वह सब कुछ देख सकता था फिर भी किसी की परवाह नहीं करता था। ये कौशल रून था जो सम्राट की उसकी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता था। बिना किसी हिचकिचाहट के इवान ने धागे को रून को छूने दिया। जिस क्षण संपर्क हुआ, उसकी भ्रमपूर्ण दुनिया के भीतर कानून की मुहर थोड़ी सी हिल गई।
कानून की शक्ति धागे के माध्यम से बह गई, भ्रमपूर्ण दुनिया से बाहर निकलकर इवान की आत्मा में प्रवेश कर गई और कौशल रून के साथ विलीन हो गई। लाल सुनहरा रून काम उठा जब शून्य कानून की शक्ति उसमें समा गई और एक हल्का गहरा गहरा बैंगनी रंग शून्य कानून मोहर के रूपांतरित रंग के समान रून की पुतली के भीतर उभरने लगा। शून्य कानून ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर कौशल रून पर बह गई और उसी क्षण इवान ने अपने कौशल में बदलाव महसूस किया। वह नए विवरण की जांच करना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। जैसे ही कानून की शक्ति पूरी तरह से रून में विलीन हो गई, धागा पूरी तरह से उसमें समा गया और ठीक उसी क्षण उसके मृत्यु संरक्षक प्राधिकरण की 5 सेकंड की अवधि समाप्त हो गई। कमजोरी की एक शक्तिशाली लहर ने तुरंत इवान को घेर लिया। ऐसा लगा जैसे उसकी ताकत का हर औंध सूख गया हो, जैसे कि वह कुछ ही क्षण पहले एक देवता था लेकिन अब एक नश्वर बनकर रह गया है। वास्तव में उसकी ताकत वास्तव में कम नहीं हुई थी, वह अभी भी उतना ही मजबूत था जितना कि मृत्यु संरक्षक को सक्रिय करने से पहले था। हालांकि क्योंकि उसने एक पल में सैकड़ों हजारों स्टेट पॉइंट खो दिए थे, इस विपरीतता ने उसे असहनीय रूप से कमजोर महसूस कराया। इवान ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को साफ किया और फिर अपने भ्रमपूर्ण दुनिया के अंदर शून्य कानून सील पर ध्यान केंद्रित किया। अब सब कुछ हो गया है, उसने अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करते हुए धीरे से कहा। अपनी दुनिया की शक्ति से इवान ने लॉ सील को नियंत्रित किया। इस बार सील ने कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। 6 धागे जो पहले लॉ सील के साथ विलीन हो गए थे, एक बार फिर से फीके दिखाई देने लगे और पूरे भ्रमपूर्ण दुनिया में एक जबरदस्त आभा छोड़ने लगे। अचानक शून्य कानून सील के आसपास का स्थान टूट गया, फिर पूरी तरह से बिखर गया। भयानक आंख के आकार का शून्य कानून सील अंतरिक्ष दरार में डूब गया, दृष्टि से गायब हो गया। हालांकि 6 धागे बरकरार रहे, अभी भी लॉ सील से जुड़े हुए थे। जैसे ही सील गायब हुई, धागे थोड़ा कांपने लगे और अंतरिक्ष में दरार धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगी। एक बार जब फ्रैक्चर पूरी तरह से ठीक हो गया तो 6 धागे एक बार फिर फीके पड़ गए, पूरी तरह से दृष्टि से गायब हो गए। शून्य कानून सील के साथ अपने संबंध के माध्यम से इवान शून्य के भीतर इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, चुपचाप अपने भ्रमपूर्ण दुनिया में कानून की शक्ति को प्रसारित कर रहा था। जैसे जैसे कानून की ऊर्जा प्रवाहित हुई, उसकी भ्रमपूर्ण दुनिया जो पहले से ही वास्तविक दुनिया की दहलीज पर थी, अंततः पूरी तरह से बदल गई और अंतिम कदम उठाया। उसी समय उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। आप सफलतापूर्वक रैंक 4 तक पहुंच गए हैं। हल्के नीले रंग की बर्फ से ढके एक कमरे में एक जानवर जैसी आकृति, एक यति जैसी, चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। अचानक जानवर ने अपनी आंखें खोली, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। उसकी गहरी नीली आंखें मंद रूप से चमकती हुई उसके बगल में बर्फीली दीवार की ओर मुड़ गईं। वह खड़े होने और बाहर निकलने की ओर बढ़ने से पहले कई सेकंड तक चुपचाप उसे देखता रहा। कमरे से बाहर निकलते हुए जानवर एक लंबे जमे हुए गलियारे में प्रवेश किया और अपने कमरे से सटे कमरे की ओर चला गया। इस कमरे का दरवाज़ा मोटी बर्फ से बना था, जो हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड फैला रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के विंटरक्लॉ ने अपने पंजे वाले हाथ को दरवाजे पर रखा और चुपचाप इंतजार करते हुए खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद अंदर से क्लिक की आवाज़ गूंजी और दरवाज़ा खुल गया। विंटरक्लॉ ने उसे धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। एक ठंडी हवा उसका स्वागत करने के लिए बाहर आई, जिसके बर्फीले स्पर्श ने उसके बर्फ जैसे सफ़ेद फर पर बर्फ बिखेर दी। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, कड़ाके की ठंड से बेपरवाह। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे बर्फीली हवा अंदर ही अंदर बंद हो गई। आपकी चोटें कैसी हैं? उसने शांत स्वर में पूछा। उसकी निगाहें बर्फ के 2 मीटर ऊंचे मंच पर बैठे सफ़ेद बालों वाले आदमी पर टिकी थीं। आदमी के पैर किनारे पर लटके हुए थे, उसका शरीर कक्ष की ठंडी हवाओं से घिरा हुआ था। ये हवाएं आदमी के चारों ओर घूम रही थीं, धीरे धीरे उसके शरीर में घुस रही थीं, जैसे कि वे उसका हिस्सा हों। आदमी की पुतलियां चांदी के रंग की थीं और उसकी आंखों का श्वेतपटल गहरा स्याही जैसा काला था। उसके नुकीले कानों में सुनहरे झुमके थे, जिनमें से प्रत्येक में एक हल्के नीले रंग का रत्न जड़ा हुआ था। उसके चारों ओर कोई स्पष्ट आभा नहीं थी, जैसे कि वह एक साधारण आदमी हो, फिर भी हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, उसकी उपस्थिति का जवाब दे रही थी। सब ठीक है, माइथ्रेना ने मंच से नीचे कूदने से पहले धीमी आवाज में कहा। बर्फीली हवा जिसने उसे घेर रखा था सभी दिशाओं में बिखर गई, एक अदृश्य शक्ति द्वारा दूर धकेल दी गई। उसने अपने सफ़ेद बालों से चिपकी हुई बर्फ को झाड़ दिया और विंटरक्लॉ की ओर मुड़ गया। मैंने उसका पता नहीं लगाया है, विंटरक्लॉ ने कहा, निराशा से भरी आवाज़। कुछ दिन पहले मैंने यूटोपिया में उसकी उपस्थिति महसूस की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद मैं उसे महसूस नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गई हो। मित्रेनोर ने अपना सिर उठाया, उसकी चांदी जैसी आंखें विंटरक्लॉ से मिलते ही शांत हो गईं। तुम और वह एक ही स्रोत से पैदा हुए थे, उसने कहा।
आमतौर पर जब तक तुम दोनों एक ही तल पर हो तब तक तुम्हारे लिए उससे अपना संबंध खोना असंभव होना चाहिए। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि असाधारण रूप से शक्तिशाली चुपके क्षमता वाले किसी व्यक्ति ने उसे छिपा दिया है। अनास्तासिया, विंटरक्लॉ ने पूछा, हालांकि उसकी गहरी नीली आंखें संदेह के बजाय निश्चितता से भरी थीं। उसके अलावा और कौन? माइथ्रेना ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उस आदमी ने पृथ्वी पर मेरे सार क्लोन को नष्ट करने के बाद उसे वापस यूटोपिया ले गया होगा और उसके स्थान को छिपाने के लिए अनास्तासिया की मदद ली होगी। मित्रेना के शब्दों पर विंटरक्लॉ का क्रूर चेहरा काला पड़ गया, उसकी बर्फीली नीली आंखें एक घातक रोशनी से चमक उठीं। क्या इसका मतलब है कि वह उसकी उत्पत्ति के बारे में जानता है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ गंभीर थी। और मेरा उससे संबंध? यह अजीब होगा अगर वह नहीं जानता, माइथ्रेना ने कहा। उसे अपनी कुछ यादें वापस मिल गई होंगी और उसने उसे बताया होगा। और ये देखते हुए कि आपने उसके पीछे लोगों को भेजा है, उसके लिए सब कुछ पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। विंटरक्लॉ की अभिव्यक्ति लगातार गंभीर होती गई। उसकी निगाहों में एक खतरनाक ठंडक झलक रही थी। अगर वह उसे वापस लाया और उसे अनास्तासिया की मदद की ज़रूरत थी, तो इसका मतलब ये होगा कि वह उसे शैडो दायरे में ले गया है ना? वह महिला वहाँ है, अगर उसे उसकी सहायता चाहिए होती तो उसे वहाँ जाना पड़ता। लेकिन माइथ्रेना ने अपना सिर हिलाया। यहाँ आने से पहले मैंने छाया क्षेत्र में उसकी वापसी का पता लगाने के लिए कई तरीके छोड़े थे, लेकिन उनमें से कोई भी ट्रिगर नहीं हुआ, उसने कहा। इसका मतलब है कि वह कभी वापस नहीं गया? विंटरक्लॉ ने भौहें सिकोड़ीं। अगर वह छाया क्षेत्र में कभी वापस नहीं लौटा, तो वह बदकिस्मत महिला अपना स्थान कैसे छिपाने में कामयाब रही? मित्रेना ने विंटरक्लॉ को एक लंबी, उदासीन नज़र से देखा, जैसे कि सवाल कर रहा हो कि क्या वह वास्तव में इतना मूर्ख था या केवल दिखावा कर रहा था। क्या? विंटरक्लॉ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। शांत, समान स्वर में जवाब देने से पहले माइथ्रेना ने आह भरी। अगर वह छाया क्षेत्र में वापस नहीं लौटा, लेकिन अनास्तासिया अभी भी उसकी मदद करने में सक्षम थी, तो जवाब स्पष्ट है, अनास्तासिया अब छाया क्षेत्र में नहीं है। वह बहुत पहले चली गई थी, और उसकी अनुपस्थिति में छाया क्षेत्र को बनाए रखने वाला उसका सार क्लोन होना चाहिए। विंटरक्लॉ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसके आश्चर्य ने जल्दी ही ठंडे अनुमान का रास्ता दे दिया। अगर छाया क्षेत्र में केवल उसका सार क्लोन है, उसने कहा, उसकी आवाज़ उत्सुक प्रत्याशा से भरी हुई थी, क्या हमें इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हमला शुरू नहीं करना चाहिए? यदि आप मरना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, माइथ्रेना ने स्पष्ट रूप से कहा, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। छाया क्षेत्र उसके नियंत्रण में है। अपने ही क्षेत्र में एक शक्तिशाली दुश्मन को चुनौती देना आत्मघाती से कम नहीं है। और इसके अलावा, क्या तुम सच में सोचते हो कि अगर कोई उसके इलाके पर हमला करने की कोशिश करता तो आदमी कोई आकस्मिक योजना नहीं छोड़ता? विंटरक्लॉ का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह माइथ्रेना के शब्दों की सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने अपनी पंजेदार मुठ्ठियां भींच लीं लेकिन चुप रहा। मैथ्रेना ने उसकी प्रतिक्रिया देखी लेकिन कुछ और नहीं कहा। सच में, वह विंटरक्लॉ को बताना चाहता था कि भले ही शैडो रियल में अनास्तासिया की मौजूदगी सिर्फ एक सार क्लोन थी जो अपनी मूल शक्ति का सिर्फ 80% ही साथ लेकर चलती थी, फिर भी वह उसे अंदर कदम रखते ही आसानी से खत्म कर सकती थी। हमें इंतजार करना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए, माइथ्रेना ने आखिरकार विषय बदलते हुए कहा और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। अगर उसे उस लड़की के बारे में सच्चाई पता चल गई, तो देर सबेर वह तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही वह बर्फीले कमरे से बाहर निकला, उसका चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और अधिक पारदर्शी होता गया। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से गायब हो गया, उसके अंतिम शब्द ठंडी हवा में लटके हुए थे। जब वह तुम्हारे खिलाफ कदम उठाएगा, तो हम उस पल का फ़ायदा उठाएंगे और एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देंगे। तुम सफलतापूर्वक रैंक 4 तक पहुंच गए हो। जिस क्षण अधिसूचना उसकी आंखों के सामने आए, इवान की मायावी दुनिया नहीं, इसे अब उसकी असली दुनिया कहा जाना चाहिए, सिकुड़ गई और उसके सिर के ऊपर लटके एक छोटे से पोर्टल में बदल गई। एक विचार के साथ उसने असली दुनिया को अपने शरीर में फिर से समाहित कर लिया, जहां यह उसके आदिम सम्राट कोर के साथ सहज रूप से विलीन हो गई। जैसे ही असली दुनिया उसके कोर के साथ विलीन हुई, कानून ऊर्जा का एक भयानक उतार चढ़ाव उसके ऊपर छा गया, जिसने हर पहलू को मजबूत किया, उसके अस्तित्व का, उसका शरीर, आत्मा और सार। उसका शरीर और आत्मा कानून की शक्ति के साथ जुड़ गए, जिससे उसे असाधारण लचीलापन मिला। अब भले ही उसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, वह उसे तब तक बहाल कर सकता था जब तक वह अपनी कानून की शक्ति को समाप्त नहीं कर देता। जब उसका अस्तित्व इस परिवर्तन से गुजर रहा था, इवान ने एक बार फिर आसपास की कानून ऊर्जा को महसूस किया, वही ऊर्जा जिसे उसने कानून अनुनाद औषधि का सेवन करने के बाद कुछ समय के लिए महसूस किया था। लेकिन पहले के विपरीत, जब संवेदना औषधि द्वारा प्रेरित एक बाहरी प्रभाव थी, इस बार वह इसे स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था। परिवर्तन की प्रक्रिया लगभग पूरे एक दिन तक चली, जिसके दौरान उसका शरीर और आत्मा लगातार मजबूत होते रहे। जब सब कुछ आखिरकार ठीक हो गया, तो इवान ने अपनी आंखें खोलीं।
अपने भीतर निहित कानून की जबरदस्त शक्ति को महसूस करते हुए वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। मेरे पास रैंक 3 पर रहते हुए भी रैंक 4 कोर इवॉल्वर्स को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरी कच्ची शक्ति, मेरे स्टेट पॉइंट और अथॉरिटीज़ असामान्य रूप से उच्च थे। लेकिन अब जब वह बोल रहा था तो उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक गहरी बैंगनी ऊर्जा टिमटिमा रही थी। अपने हाथ को कसते हुए उसने देखा कि उसके चारों ओर का स्थान अचानक ढहने से पहले मुड़ गया और मुड़ गया, जिससे एक शून्य दरार बन गई। अब मैं अपने उच्च आंकड़ों और अथॉरिटीज़ पर भरोसा किए बिना भी उन्हें मार सकता हूं। अपनी नई स्थिति के बारे में उत्सुक इवान ने अपनी स्थिति विंडो की जांच की। नाम इवान एजरोथ। जाति एल्थारॉन। आपकी जाति एल्थारॉन और मूल ब्रह्मांड के बीच वर्तमान समन्वय दर 78%। रैंक 4 का शुरुआती स्तर। रक्तरेखा डूम ब्रिंगर, आंशिक रूप से जागृत, तीसरा चरण। शक्ति 18,000 33,000। चपलता 15,000 29,000। धीरज 30,000 45,000 जोड़ 45,000 शासक के अधिकार के प्रभाव के कारण। विश्वसार 26,000 50,000। सहनशक्ति 16,000 28,000। बुद्धिमत्ता 14,500 27,000 जोड़ 2,700 झूठे पूर्वज शीर्षक के कारण। आदिम छाया ऊर्जा 17,000 40,000। शून्य कानून सील 0.1%। आत्मा की वैचारिक ऊर्जा की वर्तमान समझ 0.8%। मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा की वर्तमान समझ 0.6%। अंतरिक्ष की वैचारिक ऊर्जा की वर्तमान समझ 0.5%। बंधी हुई ज्वाला प्रिज्मीय अग्नि। आत्मा का हथियार विनाश का हलबद। कौशल छाया चलना, छाया भंडारण, आयामी छाया बुलेट, बर्फ की जंजीरें, पवन हेरफेर। शून्य जन्म आह्वान, जीवन चिन्ह, ड्रैगन बल। शिष्य कौशल रसातल की आंखें, शून्य आंखें, सम्राट की निगाहें। शारीरिक बनावट छाया सम्राट, शारीरिक बनावट। उपाधियां नियम तोड़ने वाला, आदिम छाया क्षेत्र का निर्माता, शापित व्यक्ति, एल्डोरिया शहर का स्वामी, मिथ्या पूर्वज। वर्ग छाया नेक्रोमेंसर। नस्लीय कौशल रीपर का क्रोध। वर्ग कौशल छाया पुनरुत्थान, छाया बचाव, छाया इंद्रियां, छाया कब्जा, छाया नाखून, मृत्यु स्थानांतरण, विकास लिंक, आत्मा अवशोषण, आत्मा सम्लन, छाया क्लोन, छाया दुनिया, छाया फौज। नस्लीय कौशल रीपर का क्रोध। अधिकारी छाया का स्वामी, मृत्यु संरक्षक, क्षेत्र संरक्षक, शून्य हेरफेर। शासक का अधिकार आत्मा रक्षक। अपनी पिछली सफलताओं के विपरीत उसने इस बार कोई नया अधिकार या कौशल नहीं जगाया था। अपने स्टेट पॉइंट्स में पर्याप्त वृद्धि के अलावा उसकी स्थिति विंडो पर केवल एक नया जोड़ सामने आया। शून्य कानून सील 0.1%। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि वह नए जोड़े गए शून्य कानून सील को घूर रहा था और गहरी सोच में डूब गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अवशोषण के रून का उपयोग करके इसे बढ़ा सकता हूं, उसने बुदबुदाया। जब उसने ऊर्जा भक्षण कौशल की ऊर्जा नसों पर अवशोषण के रून को उकेरा था, तब उसने जो योजनाएं बनाई थीं उन्हें याद करते हुए। ठीक है, मैं इसे आजमाने के बाद पता लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले उसकी नज़र विकास के रून पर चली गई जो उसकी छाती पर उकेरा गया था, और उसने भौहें सिकोड़ लीं। उस अजीब ऊर्जा का क्या हुआ जो इसके भीतर पक रही थी? मध्य स्तर रैंक 3 पर अपनी सफलता के बाद से इवान ने विकास के रून के भीतर एक असामान्य ऊर्जा का निर्माण होते हुए महसूस किया था। ये रहस्यमय ऊर्जा ही वह कारण थी जिसके कारण रून के विकास स्थान के अंदर उच्च स्तर का शून्य क्रिस्टल और स्कारलेट ब्लड रोज इतनी तेजी से विकसित हुआ था। अनेक प्रयासों के बावजूद वह कभी भी इस ऊर्जा की प्रकृति का निर्धारण नहीं कर पाया था, और जब उसने रैंक 4 पर अपनी सफलता शुरू की थी तब भी यह ऊर्जा पक रही थी। फिर भी जब उसने विकास के रून की जांच की तो उसने महसूस किया कि ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई थी। मैं इसे एक दिन पहले ही महसूस कर सकता था। इसका मतलब है कि यह उस समय गायब हो गया था जब मेरा शरीर कानून की शक्ति के कारण रूपांतरित हो रहा था और मेरी भ्रमपूर्ण दुनिया पूरी तरह से एक वास्तविक दुनिया में विकसित हो गई थी। इवान ने बड़बड़ाया। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी क्योंकि वह अपने शरीर की जांच कर रहा था। हालांकि अपनी जांच के बावजूद उसे अपने भीतर अजीब ऊर्जा का कोई निशान नहीं मिला। उसका ध्यान शून्य कानून सील पर चला गया, लेकिन इसमें भी कुछ असामान्य नहीं था। जिस बारे में बात करते हुए मुझे अभी भी यह जांचने की ज़रूरत है कि मूल सार ने मेरे लॉ सील में पहले किस तरह का बदलाव लाया था, उसे अचानक याद आया। लॉ सील पर अपनी धारणा को केंद्रित करते हुए वह बता सकता था कि यह मूल सार के साथ विलय होने से पहले से अलग था, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि क्या बदल गया था। मैंने पहले कभी किसी अन्य रैंक 4 कोर इवॉल्वर का लॉ सील नहीं देखा है। अगर मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि मेरा दूसरों से किस तरह अलग है, तो मुझे दूसरे रैंक 4 कोर इवॉल्वर की लॉ सील का निरीक्षण करने की आवश्यकता है, इवान ने अपने आप से कहा और फिर अपना ध्यान रून ऑफ इवोल्यूशन से गायब ऊर्जा पर केंद्रित किया। अगर यह मेरे शरीर या मेरे लॉ सील को प्रभावित नहीं करता है तो एकमात्र जगह बची है।
अपने अंतर्ज्ञान का पालन करते हुए इवान ने अपना ध्यान अपनी वास्तविक दुनिया की ओर लगाया और अपनी वास्तविक दुनिया के भीतर उसे उस ऊर्जा के निशानों का पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा जो कभी रून ऑफ इवोल्यूशन के भीतर बनी थी। रून से ऊर्जा मेरी वास्तविक दुनिया में विलीन हो गई है, उसने भ्रम में भौहें उठाते हुए कहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऊर्जा उसकी दुनिया में क्यों विलीन हो गई थी, या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि इसका उद्देश्य क्या था। वास्तविक दुनिया से अपने संबंध का उपयोग करते हुए उसने इसकी स्थिति को ध्यान से देखा। उसने जल्द ही पाया कि इस रहस्यमय ऊर्जा के प्रभाव में उसकी दुनिया में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन न्यूनतम थे, इतने सूक्ष्म कि अगर उसका अपनी दुनिया पर पूरा नियंत्रण नहीं होता वह उन्हें नोटिस भी नहीं करता। विकास का ऋण, क्या ये हो सकता है कि यह ऊर्जा किसी तरह मेरी दुनिया को विकसित कर रही है? इवान ने रून के नाम पर विचार करते हुए बुदबुदाया, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। लानत है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, जैसे कि मेरे लॉ सील में बदलाव, मेरी दुनिया का धीमा विकास और भी बहुत कुछ। इन सब पर अपना दिमाग लगाने के बजाय मैं अपनी लाइफलाइन विशेषज्ञ की सलाह पर भरोसा कर सकता हूँ। उस विचार के साथ उसने अपना सिर घुमाया। उसकी नज़र महिला ड्रैगन गुंडे पर पड़ी जिसने उस पर हमला किया था और अब उसका इंतजार कर रही थी। इवान अनास्तासिया की ओर चला गया, जो रैंक 4 में अपनी सफलता शुरू करने के कुछ समय बाद ही वापस आ गई थी। हालांकि वह प्रशिक्षण कक्ष के प्रवेश द्वार के पास ही रही ताकि उसे परेशान न करे। हो गया? अनास्तासिया ने पूछा जब उसने उसे आखिरकार प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलते देखा। इवान ने सिर हिलाया और अनास्तासिया को आश्चर्य हुआ। उसने अचानक उसे गले लगा लिया। जैसे ही उसे संदेह होने लगा कि उसके पिछले हमले ने उसके अंदर एक नया गुण जगा दिया है। पाह! हिस! हवा में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। उसके बाद एक ड्रैगन महिला की चुभने वाली दर्द से सांस लेने की आवाज़ आई। अनास्तासिया तुरंत इवान से दूर कूद गई। अपने नितंबों को रगड़ते हुए उसने अविश्वास में उसे देखा। तुम क्या कर रहे हो? उसने तेज चुभन को कम करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए चिल्लाया। सॉरी हनी, इवान ने बिना पलक झपकाए सहजता से कहा। मेरी सफलता के कारण मेरी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप मैं इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर सका और गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दी। एक सरासर झूठ। बेशक इवान वास्तव में बहुत संतुष्ट था, न केवल प्रतिशोध से बल्कि उछाल से भी। ओह नहीं, उसका मतलब यह था कि वह संतुष्ट था कि उसकी नई मिली ताकत वास्तव में इस महिला ठग को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। अनास्तासिया के मुंह से उसके बेशर्म बहाने की आवाज़ निकली। उसे तुरंत पता चल गया कि यह उसके साथ जो कुछ हुआ था उसका बदला था, इससे पहले कि वह हेल्वेनशाइन साम्राज्य के लिए रवाना हो। उसने बदला लेने के लिए उसके नितंब पर थप्पड़ मारने के बारे में भी सोचा। हालांकि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। क्या काया है? उसने मजाक उड़ाया। अगर तुमने मेरे साथ वैसा ही हमला किया होता जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तो मैं तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारकर नहीं छोड़ती। इसके बजाय मैं तुम्हें एक बंद अंधेरे कमरे में घसीटती और तुम्हें तब तक एक उचित सबक सिखाती जब तक तुम ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते। इवान अनास्तासिया की बातें सुनकर दंग रह गया और उसके चेहरे पर एक अचंभित भाव के साथ उसे घूरता रहा। तुम क्या देख रहे हो? उसने अपनी पूरी छाती फुलाते हुए कहा। क्या तुम मेरे साथ वैसा करने की हिम्मत करोगे जैसा मैं तुम्हारे साथ करती अगर तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया होता? इवान के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं क्योंकि उसने उसके चेहरे पर घमंडी भाव देखा। उसने तेजी से सांस छोड़ी और ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अच्छा, जो तुमने अभी कहा उस पर पछतावा मत करो। हालांकि वह जानता था कि वह उसे जानबूझकर उकसा रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अब जब वह रैंक 4 पर पहुंच गया था तो उसे विश्वास था कि वह उससे निपट सकता है। पृथ्वी से वापस आने और शापित एक शीर्षक के अधिकांश प्रभावों को जानने के बाद भी उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि भले ही उसने अपनी अधिकांश शक्ति अपने सार क्लोन के पास छोड़ दी थी, फिर भी उसके पास शीर्ष रैंक 4 को रिवॉल्वर से कहीं अधिक शक्ति थी। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि वह एक ड्रैगन थी। ड्रैगन की शारीरिक रक्षा और कच्ची ताकत सभी प्रजातियों में सबसे अधिक थी, और ड्रैगन के पूर्वज के रूप में अनास्तासिया की सुरक्षा और ताकत किसी भी अन्य ड्रैगन से कहीं ज्यादा थी। अगर उसने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की होती तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना थी कि उसके प्रयासों से उसकी सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता, खासकर जब बात उसके शरीर के किसी खास हिस्से की आती। इससे भी बदतर, अगर वह प्रवेश द्वार को तोड़ने में कामयाब हो जाता तो उसे डर था कि वह व्यायाम के दौरान बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो सकती है और गलती से वहाँ बहुत ज़्यादा दबाव डाल सकती है। अगर ऐसा होता तो उसकी पिछली सुरक्षा की कमी के कारण उसकी जीवन रेखा निस्संदेह मांस के पेस्ट में बदल जाती। भले ही उसके पास खुद को ठीक करने के कई तरीके थे, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज़ को खोने के ख्याल से ही वह कांप उठता था। अब जब मैं रैंक 4 पर हूं और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए मैंने ड्रैगन ब्लड फ्लावर का सेवन किया है और मेरी सहनशक्ति 100,000 पॉइंट के करीब है, मुझे उसे संभालने में सक्षम होना चाहिए, है न?
हालांकि उसे लगा कि उसका मौजूदा शरीर पर्याप्त है, लेकिन उसके दिमाग में सावधानी की एक भावना बनी हुई थी। शायद मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ। क्या मुझे सुरक्षित रहने के लिए रैंक 4 के मध्य या शिखर तक पहुँचने तक इंतजार करना चाहिए? इस बीच अनास्तासिया, जो कुछ ही पल पहले आत्मसंतुष्ट दिख रही थी, इवान की प्रतिक्रिया सुनकर अचानक स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लेकिन जल्द ही उसकी निगाहों में एक चमकीली चमक दिखाई दी और उसने अपनी छाती को और भी फुला लिया। पछतावा, तुम सपना देख रहे हो। इतना कहकर उसने अपनी एड़ी घुमाई और चलने लगी। वहां ऊपर एक अंधेरा कमरा है। चलो चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे इस बात का पछतावा कैसे करवाने की योजना बना रहे हो। इवान एक बार फिर अवाक रह गया। किसी तरह उसे सबक सिखाने के लिए उसे कमरे में ले जाने के बजाय ऐसा लगा कि वह उसे वहां ले जा रही है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अनास्तासिया अचानक रुक गई और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। ओह, वैसे तुम मुझे सबक सिखाने के लिए वास्तव में क्या करोगे? इवान ने अपनी कनपटियों को रगड़ते हुए आह भरी। वह उसे यह बताने वाला था कि वह खिलवाड़ करना बंद करे, क्योंकि कुछ भी करने से पहले उसे और भी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी थी, जैसे कि अपने लॉ-सील और अपनी सफलता से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में पूछना। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने देखा कि अनास्तासिया का शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं क्योंकि वह उसे बढ़ती हुई चिंताजनक अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी। मत करो, मुझे मत बताओ कि तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए मोमबत्तियां और चाबुक तैयार किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इवान के दिमाग में सवालिया निशान उभर आए। वह अनास्तासिया को खाली आंखों से देखता रहा, इस ड्रैगन गुंडे की बातों से पूरी तरह हैरान था। उसके खाली चेहरे को देखकर अनास्तासिया और भी कांप उठी और नाटकीय ढंग से उसकी ओर उंगली उठाए। तुम इनकार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि मैं सही हूं। इवान ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। गहरी आवाज में उसने कहा, बकवास बंद करो। मेरे पास चाबुक या मोमबत्तियां जैसी कोई चीज नहीं है। चलो किसी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं तुमसे अपने ला के बारे में पूछना चाहता था। बेशक तुम्हारे पास मोमबत्तियां और चाबुक नहीं है, अनास्तासिया ने उसे पूरा करने से पहले ही टोक दिया। फिर उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक चाबुक और मोमबत्तियों का एक सेट निकाला। क्योंकि मैंने उन्हें आपके कमरे से चुराया था जब आप ड्रार्ड्स की बंद दुनिया से बाहर थे। इवान, उसने अनास्तासिया के हाथों में वस्तुओं को एक अजीब भाव के साथ देखा, आश्चर्य करते हुए कि आखिर उसने उन्हें कहाँ से खरीदा था। मैंने पढ़ा है कि अधिकांश ड्रैगन विकृत होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी वैसी ही होगी। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, अनास्तासिया ने अचानक चाबुक और मोमबत्तियां उस पर फेंक दीं। इवान ने सहज रूप से अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें हवा में पकड़ लिया। जब उसने अनास्तासिया की ओर देखा, जिसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, उसने एक लंबी सांस ली और चुपचाप उन्हें अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। अनास्तासिया ने सिर हिलाया जब उसने इवान को मोमबत्तियां और चाबुक रखते हुए देखा, फिर एक बार फिर मुड़ी, सीढ़ियों से ऊपर अंधेरे बंद कमरे की ओर जाने का इरादा किया। लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम भी आगे बढ़ पाती, स्विश, उसके पीछे से हवा में किसी चीज के कटने की तीखी आवाज आई और अगले ही पल एक चाबुक उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेटा गया। हाँ, चौंक कर अनास्तासिया को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, इससे पहले कि एक शक्तिशाली बल ने उसे पीछे की ओर खींचा। मुझे पता है कि तुम बहुत उत्सुक हो, इवान ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, लेकिन क्या तुम मुझे लेने से पहले कृपया मेरी बात सुन सकती हो? नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में ले जाऊं। वाक्य के बीच में वह लगभग भूल गया कि उसे ही अनास्तासिया को सबक सिखाने की जरूरत है और लगभग गलत शब्द बोल गया। अनास्तासिया ने उसके शब्द सुनकर कुछ देर रुकी, फिर आखिरकार सिर हिलाया। वह बिना पीछे मुड़े उसके पीछे झुक गई और उत्सुकता से पूछा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? इवान ने अपने हाथ से चाबुक हटा दिया और एक पल सोचने के बाद अपने लॉ सील और रियल वर्ल्ड से शुरू करने का फैसला किया। मेरी लॉ सील और रियल वर्ल्ड अन्य लोगों से अलग हैं। क्या आप उन्हें जांच सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि उनमें कुछ गड़बड़ है या नहीं? इवान की बात सुनकर अनास्तासिया के हाव भाव तुरंत बदल गए। वह गंभीर नज़र से घूमी, उसका हमेशा का चंचल व्यवहार गायब हो गया। किसी के लॉ सील या रियल वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ होना घातक हो सकता है। अगर उनमें कुछ गड़बड़ हुई और वे गिर गए तो कोर इवॉल्वर को गंभीर चोटें आएंगी और सबसे खराब स्थिति में वे मर भी सकते हैं। हालांकि अनास्तासिया को यकीन था कि इवान की रियल वर्ल्ड और लॉ सील के गिरने पर भी उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन इससे उसके कोर को जो नुकसान होगा उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। इतना गंभीर मत बनो, इवान ने उसके चिंतित हाव भाव को देखकर कहा। यह ऐसी समस्या नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रही हो। उसने अपनी हथेली को फैलाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक गहरे बैंगनी रंग की आभा ने उसे ढंक लिया, जो उसके बदले हुए लॉ सील के रंग से मेल खा रही थी।
इस आभा के केंद्र में शून्य कानून की शक्ति अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी, जिससे उसके आसपास का स्थान विकृत हो रहा था। अनास्तासिया ने असामान्य ऊर्जा को देखकर भौहें उठाईं। उसके हाथ की एक सरल लहर के साथ शून्य कानून की शक्ति इवान की हथेली से अलग हो गई और उसके सामने आकर रुक गई। उसने कुछ मिनटों तक ध्यान से इसकी जांच की। उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से आश्चर्य में बदल गई और फिर आश्चर्य से सदमे में। इसमें शून्य कानून की उत्पत्ति के निशान हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, पूरी तरह से स्तब्ध महसूस करते हुए। शून्य कानून की उत्पत्ति के निशान। इवान ने भ्रम में भौहें सिकोड़ीं। वह क्या है? आपको कम से कम रैंक 6 तक पहुंचने तक कानूनों की उत्पत्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए था, अनास्तासिया ने गंभीरता से कहा। रैंक 6 तक पहुंचने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप शून्य कानून की उत्पत्ति के संपर्क में आ पाएंगे। इवान ने उसे खाली आंखों से देखा, मानो चुपचाप उससे ऐसी भाषा में बात करने के लिए कह रहा हो जिसे उसके जैसा कोई साधारण व्यक्ति समझ सके। अनास्तासिया ने फिर से बोलने से पहले एक पल सोचा। आप पहले से ही जानते हैं कि शुरुआती स्तर रैंक 4 से मध्य स्तर रैंक 4 तक आगे बढ़ने के लिए आपको शून्य कानून की शक्ति का उपयोग करके अपने लॉ सील को पोषित करने की आवश्यकता है ना? इवान ने सिर हिलाया। उसकी वर्तमान लॉ सील 0.1% पर थी और मध्य स्तर रैंक 4 कोर इवॉल्वर बनने के लिए उसे इसे 50% तक बढ़ाने की आवश्यकता थी। 0.1% से 49.99% तक ये रैंक 4 का शुरुआती स्तर था। मध्य स्तर तक पहुंचने के लिए उसे इसे 50% तक बढ़ाना था। 50% से 99% तक वह मध्य स्तर रैंक 4 चरण में होगा। पीक रैंक 4 कोर इवॉल्वर बनने के लिए उसे अपने लॉ सील को 100% तक पहुंचना था। हालांकि अंतिम चरण में केवल 1% की वृद्धि की आवश्यकता थी, फिर भी यह कोर इवॉल्वर्स के लिए सबसे कठिन बाधा थी। कई रैंक 4 कोर इवॉल्वर्स इस स्तर पर अटक गए, हजारों साल बाद भी इसे पूरा करने में असमर्थ रहे। इवान को सिर हिलाते हुए देखकर अनास्तासिया ने अपने सामने गहरे बैंगनी रंग की लॉ पावर को देखा और गंभीर स्वर में बोली। लॉ पावर की उत्पत्ति कुछ हद तक समान है। रैंक 6 कोर इवॉल्वर बनने के बाद आपको अपनी रैंक बढ़ाने के लिए लॉ की उत्पत्ति को अपनी दुनिया में एकीकृत करने की आवश्यकता है। रैंक 6 तक पहुंचने से पहले किसी के लिए भी लॉ की उत्पत्ति के संपर्क में आना असंभव है, क्योंकि उनके पास इसे अपनी दुनिया में एकीकृत करने की क्षमता नहीं है। लेकिन यह। अनास्तासिया चुप हो गई और इवान को अजीब तरह से देखने लगी। आपने शून्य कानून की उत्पत्ति को अपने लॉ सील में कैसे एकीकृत किया? जब इवान ने उसकी अजीब अभिव्यक्ति देखी तो उसका मुंह फड़क उठा और उसे लगा कि यह सामान्य नहीं है। आह भरते हुए उसने उसे सब कुछ बता दिया। तुम्हारा मतलब है सब कुछ अपने आप हुआ और तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, इवान ने कंधे उचका दिए। मैंने कभी भी मूल सार को मिलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन यह अपने आप ही मेरे कानून सील के साथ जुड़ गया। अनास्तासिया गहरी सोच में पड़ गई, उसकी निगाहें विचारमग्न थीं। वैसे, इवान ने कहा, क्या इसका कोई वास्तविक लाभ है? या ये सिर्फ एक फैंसी नाम है जिसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है? अनास्तासिया ने जब उसे सुना तो वह अवाक रह गई और आह भरी। अगर तुम शून्य कानून की उत्पत्ति की असली शक्ति को समझते तो तुम ऐसा हास्यास्पद सवाल नहीं पूछते, उसने गंभीरता से उसे देखने से पहले अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुमने ये भी कहा कि तुम्हारी वास्तविक दुनिया में कुछ गड़बड़ है। मुझे दिखाओ। इवान ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी वास्तविक दुनिया को छोड़ दिया। न्यूटन की कब्र पर नाचता हुआ एक पोर्टल उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वह वहां हवा में लटका हुआ था। अनास्तासिया ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके इवान की वास्तविक दुनिया को कई मिनटों तक ध्यान से देखा और कुछ समय बाद उसने अपनी इंद्रियों को वापस ले लिया और एक गहरी सांस छोड़ी। जैसा मैंने सोचा था, उसने बड़बड़ाया। ये शून्य कानून की उत्पत्ति से भी प्रभावित था।